जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के बारे में, यानी हिस्ट्री की समय, परिभाषा, प्रकार, ये सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और आज के वीडियो में हम देखेंगे पाषाण काल। पाषाण काल के बारे में हम जानेंगे। पाषाण काल कब से था, पाषाण काल में क्या क्या गतिविधियां हुई, कैसे मनुष्य एक आदि मानव से एक सभ्य मनुष्य बन गया, उसके बारे में आज हम जानेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं इतिहास की परिभाषा क्या है। इतिहास क्या है, किसको हम इतिहास कहते हैं। देखिए, इतिहास इति धन है धन आस, ये तीनों शब्द से मिलकर बना हुआ है। इति का अर्थ होता है ऐसा, है का अर्थ होता है हुआ, आस का मतलब होता है निश्चित रूप से। ऐसा हुआ निश्चित रूप से, अगर हम कह सके कि निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था तो वो हमारा इतिहास है। जैसे हम कहते कि निश्चित रूप से ही 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हमारा देश में संविधान लागू हुआ था। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना, ऐसा हम कह सकते हैं कि आज से 5 लाख वर्ष पूर्व मनुष्य आदि मानव थे। आज से 7000 साल पहले कृषि का आविष्कार हुआ। तो हम ऐसा कह सकते हैं, अगर हम निश्चित रूप से ऐसा कह सकते हैं तो वो हमारा इतिहास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इतिहास। अब इतिहास इतिहास की एक परिभाषा होगी। आइए हम दूसरा परिभाषा देखते हैं कि इतिहास बीते हुए समय में हुई घटनाओं का सही जानने का एक स्रोत या माध्यम है। यानी पीछे भूतकाल में, प्राचीन समय में जो हमारे इतिहास, जो हमारे भारत में, जो हमारे विश्व में, जो हमारे पृथ्वी पर जो घटनाएं हुई, उनका सही जानने का एक स्रोत है, एक माध्यम है। क्या है? एक माध्यम है। अब हम इतिहास को पीछे जो भी हुई है उसको हम दो रूप में जानते हैं। पहला आता है हमारा पुरातात्विक स्रोत। इतिहास के दो स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत होते हैं। पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं? पुरातात्विक स्रोत उसे कहते हैं जो जब कोई चीज वस्तु के रूप में मिली है। जैसे हम पाषाण काल के देखते थे औजार, क्या देख लेते हैं? औजार मिला तो औजार के बारे में हम जान गए कि हाँ, मनुष्य ये औजार का उपयोग करता था। मनुष्य इस औजार से इस वस्तु को आघात पहुंचाता था। और फिर आते हैं हम साहित्यिक स्रोत में साहित्य आते हैं, यानी किताबें, जो चीज लिखी हुई होती है वो साहित्यिक स्रोत में आते हैं। अब जैसे साहित्यिक स्रोत में हमारे आते हैं वैदिक काल में बहुत सारी किताबें लिखी गई, जैसे वेद हो गया, हमारा उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, ये सब लिखे। फिर हमारा आ जाता है महाजनपद काल में कई सारी किताबें लिखी गई। बौद्ध धर्म में सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, तो ये सब सारी किताब लिखी गई। इससे हमें कोई ना कोई चीज की जानकारी मिलती है। तो ये क्या हो गया? हमारे इतिहास जानने के स्रोत हो गए। क्या हो गए? स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक में अभी हमने क्या बताया कि जो कोई वस्तु मिले, जैसे अब हमारे आते हैं महाजनपद काल में, जैसे अशोक के कई सारे अभिलेख हैं, उसमें स्तंभ अभिलेख, तो ये सारे अभिलेख हैं। और हम हड़प्पा सभ्यता में आ जाते हैं। जो हड़प्पा सभ्यता में, जो हड़प्पा शहर में जो सारी दीवारें बनी, जो नालियां मिली, जो घर मिले, कुएं मिले, वो सब क्या हो गए? हमारे पुरातात्विक स्रोत। क्या हो गए? पुरातात्विक स्रोत। अब आते हैं हम इतिहास के पिता किसे कहते हैं। देखिए, हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है, जनक या पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता या जनक कहा जाता है। देखिए, इतिहास ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ है शोध से प्राप्त ज्ञान। हिस्टोरिया का अर्थ होता है शोध से प्राप्त ज्ञान या अनुसंधान, खोज से प्राप्त जो हमें ज्ञान हुई है वो क्या हो गया? हिस्टोरिया। ठीक। अब सर्वप्रथम हेरोडोटस ने हिस्टोरिया शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया था। यानी हेरोडोटस ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। वो हिस्टोरिया नाम पर ही उन्होंने लिखा था, हिस्टोरिका। इसलिए इनको इतिहास का जनक कहा जाता है। जनक यानी पिता कहा जाता है। तो हमने क्या क्या देखा? पहले इतिहास की परिभाषा। इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना। इति धन है धन आस। इति मतलब ऐसा, है मतलब हुआ, आस मतलब निश्चित रूप से। अगर हम किसी घटना को कह दें कि हाँ ये निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था, तो हमारा क्या हो जाएगा? इतिहास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इतिहास हो जाएगा। फिर दूसरा आता है इतिहास। क्या है? इतिहास बीते हुए समय के बारे में जानने का एक स्रोत या माध्यम है। अब इतिहास के जानने के 2 स्रोत कौन कौन से?
पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक क्या होते हैं? जब कोई चीज, किसी सामान मिली, कोई वस्तु मिली, तो वो पुरातात्विक स्रोत में आ जाते हैं। जैसे हथियार, सिक्के, अभिलेख, ये सब क्या हो गए? पुरातात्विक में। और साहित्य में साहित्य आते हैं, बुक्स, जो हमारी किताबें होते हैं, जो उस समय में लिखी हुई चीजें हैं, उसको हम साहित्यिक स्रोत में रखते हैं। अब इतिहास किस शब्द से बना है? ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ है शोध से प्राप्त ज्ञान। अब हिस्टोरिया का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हेरोडोट्स ने। हेरोडोट्स का नाम, हेरोडोट्स के पुस्तक का क्या नाम था? हिस्टोरिका। क्या नाम था? हिस्टोरिका। तो ये हो गए हमारे इतिहास के जनक। इतिहास की परिभाषा हम देख लें। अब हम देखते हैं इतिहास के पार्ट, इतिहास के भाग। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। इतिहास को कितने भागों में? 3 भागों में। आइए देखते हैं कौन कौन से। पहला है प्राक ऐतिहासिक, प्री हिस्टोरिक। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक। तीसरा है ऐतिहासिक हिस्टोरिक। ठीक, ये इतिहास के 3 भाग हो गए। अब आइए देखते हैं ये भाग क्या क्या है। प्राक ऐतिहासिक किसे कहेंगे? इस काल के मनुष्य को लिपि या लेखन का ज्ञान नहीं था। यानी इस काल में, जो प्राक ऐतिहासिक काल है, इस काल में मनुष्य को, मानव को लिखने का ज्ञान नहीं था। वो केवल आपस में बोलकर ही काम चलाते थे। वो कुछ लिखना उतना जानता नहीं था, इसलिए इसको प्राक ऐतिहासिक कहेंगे। अब इसके उदाहरण जैसे है पाषाण काल, स्टोन एज। जो पाषाण काल के लोग थे, यानी जिसे हम आदि मानव कहते हैं, ये आदि मानव लिखने और पढ़ने का ज्ञान इनको नहीं था। वे कुछ लिखते उखते नहीं थे, वो केवल मौखिक रूप से अपना काम चलाते थे। इसको हम प्राक ऐतिहासिक काल में या प्री हिस्टोरिक काल में, एज में रखते हैं। दूसरा है आदि ऐतिहासिक। इस काल के मनुष्य को लिपि या लेखन का ज्ञान तो था, परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता था। यानी आदि ऐतिहासिक काल का जो प्रोटो हिस्टोरिक एज का जो मनुष्य था, जो आदि मानव था, वो लिखना तो जानता था, लेकिन हम आज तक उसको पढ़ नहीं सके। वो पढ़ने में अक्षम है, वो पढ़ा नहीं जा सका। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की अपनी लिपि थी, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। उसकी लिपि कैसे थी? उसकी लिपि थी भाव चित्रात्मक, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सके हैं, अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये हमारे हो गए आदि ऐतिहासिक काल। फिर आता है ऐतिहासिक काल। इस काल के मनुष्य को लिपि या लेखन का ज्ञान भी था और उसे पढ़ा भी जा सकता है। यानी जो ऐतिहासिक काल के मानव थे, इनको लिपि का ज्ञान था और उसे हम पढ़ भी सकते हैं। जैसे वैदिक काल, वैदिक एरा में जो भी चीज लिखा गया उसको हम पढ़ सकते हैं। इसको संस्कृत में लिखा है। वैदिक काल में कई सारे वेदों, 3 वेदों की रचना की गई। उसके बाद उसमें पुराण, उपनिषद, ये सब सारी चीजों की रचना की गई है, जो हम पढ़ते हैं, जिसको हम पढ़ा जा सकता है। अब इसमें और सारे आते हैं। जैसे इसके बाद वैदिक काल के बाद हमारा महाजनपद काल आ जाता है। महाजनपद में फिर चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा। फिर मेगस्थनीज आता है, जो इंडिका लिखता है। तो वैसे कई सारे लेखक अपनी किताबें लिखे और उसको हम पढ़ सकते हैं। तो इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने? 3। प्राक ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक क्या है? इस काल के मनुष्य को लिखने या लिपि का ज्ञान नहीं था। जैसे पाषाण काल के लोगों को लिखने नहीं आता था। फिर दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक किसे कहेंगे? इस काल के मनुष्य को लिखने का ज्ञान तो था, परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता, उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। तो उसकी क्या, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ये लोग लिखते तो थे, लेकिन आज हम उसको पढ़ नहीं सकते हैं, हम उनको पढ़ नहीं पाते हैं। तो ये हो गया आदि ऐतिहासिक। फिर आता है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक काल में इसमें मनुष्य को लिखने का ज्ञान था और उसे हम पढ़ भी सकते हैं। जैसे वैदिक काल में हम कई सारे पुस्तकें लिखी गई, कई सारे ग्रंथ लिखे गए, उसको हम पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया हमारे इतिहास के भाग। इतिहास को बांटने 3 भागों में बांटा गया है, इसको हमने देख लिया। ये प्राक ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हो गया इतिहास के भाग। ठीक, अब देखिए, जो प्राक ऐतिहासिक है उसको हम पाषाण काल कहते हैं, और जो आदि ऐतिहासिक उसको हम कांस्य युग। कांस्य का मतलब होता है, देखिए, कांस्य एक धातु है जो तांबा प्लस टिन से बनाया जाता है। ठीक, तांबा और टिन से बनाया जाता है। आपको पता है कि सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ था? नहीं। तो देखिए, सबसे पहले धातु तांबा खोजा गया। कौन सी धातु? तांबा खोजा गया।
तांबा का ही सब सर्वप्रथम मनुष्य ने उपयोग किया था। धातु गिरोह में सबसे पहले तांबा खोजा गया। तांबा के लोग से ही सब अपना बर्तन बनाते थे। कई सारे मृदभान, मृदभान मतलब घड़ा, ठीक, तो कई सारे मृदभान बने हैं, तो ये तांबा था। अब ये इसको कांस्य युग कहा जाता है। फिर आता है ऐतिहासिक काल, इसको लौह युग कहा जाता है। क्या? लौह युग, यानी लोहा, जो आज का लोहा है ना, वो इस ऐतिहासिक काल में खोज गई। हालांकि इसकी खोज तो महाजनपद काल में हुई थी, लेकिन हम इसको लौह युग भी कह सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पाषाण काल यानी पत्थरों का प्रयोग, कांस्य यानी तांबा का, और लौह युग यानी लोहे का प्रयोग हो गया। ये हो गया हमारे इतिहास के बांटने के तरीके। अब हम देखते हैं पाषाण काल। पाषाण काल के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नवपाषाण काल, यानी 3 भाग इसके हो गए। पूरा पाषाण काल का समय क्या है? 5 लाख से 10,000 वर्ष पूर्व, यानी 5 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष पूर्व तक क्या था? पूरा पाषाण काल था। और 10,000 से 6,000 वर्ष पूर्व, 6,000 या 7,000 भी आप यहाँ लिख सकते हैं। तो 6,000 या 7,000 वर्ष पूर्व मध्य पाषाण काल था। और जो नवपाषाण काल है वो 7,000 या 6,000 के पश्चात जो भी काल थे उसको नवपाषाण काल। देखिए, इतिहास में जो ये काल है, काल में कुछ न कुछ मतभेद रहेगा। कहीं आप इसको कुछ और पाएंगे, कहीं भी इसको कुछ और। कहीं मध्य पाषाण की शुरुआत 8,000 साल से होती है, कहीं 7,000 से, कहीं 9,000 से, कहीं 10,000 से। इसको भी शुरुआत कहीं 6,000 से, कहीं 5,000 से, कहीं 8,000 से, कहीं 9,000 से। तो आप समय के बारे में ध्यान मत दीजिएगा, समय तो एक अलग माध्यम है। तो ये हो गया पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। फिर देखिए, पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल, तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। यानी पूरा पाषाण काल को फिर 3 भागों में बांटा गया। निम्न पूरा पाषाण काल का समय क्या है? 5 लाख से 70 या 50,000 वर्ष पूर्व। मध्य पूरा पाषाण काल का 50,000 से 50,000 या 70,000 से 30,000 वर्ष पूर्व। फिर आता है उच्च पूरा पाषाण काल, ये है 30,000 से 10,000 वर्ष पूर्व, इसका ये समय हो गया। ये हो गया पाषाण काल के बारे में जानकारी। यानी पाषाण काल को 3 भागों में, कौन कौन से? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। फिर पूरा पाषाण काल को 3 भागों में, कौन कौन सा? निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ये हो गया पाषाण काल के बारे में। ये पाषाण काल के हो गए प्रकार, यानी पाषाण काल को हम कितने भागों में बांटे हैं, ये उसके प्रकार हो गए। अब हम देखते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में। पूरा पाषाण काल में मानव कैसा था, मानव कैसे जीता था, वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करता था, कैसे उसका समाज था, कैसी उसकी संस्कृति थी, तो ये सब के बारे में अब हम देखते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में। देखिए, यहाँ पर पूरा पाषाण काल हमने तीनों ले लिया है, यानी निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। इन तीनों को मिलाकर हम एक रूप में देखते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि पूरा पाषाण काल का वर्ष हमने देख लिया। इसके जो समय था 5 लाख से 10,000 वर्ष पूर्व। इस काल का मानव शिकारी था और अस्थायी जीवन जीता था। यानी इस काल के मानव जो थे वो शिकार करते थे, जानवरों को मारते थे और उन्हें ही भोजन के रूप में खाते थे। और इस काल के मानव जो थे वो कच्चा भोजन खाते थे, यानी पका हुआ भोजन नहीं खाते थे। और वे अस्थायी जीवन जीते थे। अस्थायी का मतलब कुछ दिन यहाँ रहे, फिर कुछ दिन वहाँ, यहाँ वहाँ से भटकते रहते थे, यहाँ वहाँ से जानवरों की तलाश में यहाँ वहाँ घूमते रहते थे। तो वो उनका जीवन अस्थायी नहीं था, उनका जीवन अस्थायी नहीं था। कैसा था? अस्थायी था। ये जंगली उत्पादों को भी संग्रहित करते थे, यानी जंगल में जो फल फूल होते थे उनको भी इकट्ठा करके खाते थे, इकट्ठा करके रख लेते थे, बाद में उसको खाते थे। अब इसको इकट्ठा क्यों करते थे? क्योंकि जो मानव था वो शिकार करता था, जो शिकार थे, मांस थे, वो कुछ दिन में सड़ जाते थे, खराब हो जाते थे, उसका उपयोग नहीं कर पाते थे। तो इमरजेंसी में या आपातकाल में इसका जो जंगली उत्पाद है उनको वो खाते थे, तो इसलिए उनका वो जंगली उत्पादों का भी संग्रहित करते थे। अब इनके जो उपकरण हैं, वो पत्थर, हड्डी और लकड़ी से बनते थे। यानी पत्थर, हड्डी और लकड़ी से बनते थे। यानी जानवरों की हड्डी से भी पत्थर अपने उपकरण बनाते थे, हड्डियों से भी बनाते थे और लकड़ी से बनाते थे। और कभी कभी ये हड्डी व पत्थर के जो उपकरण थे बनाकर और लकड़ी में उसको
फिट करते थे फिट कर देते, जैसे आज हम लोग कुल्हाड़ी करते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिसको हम प्रयोग मिलाते हैं। तो इस तरह ही उस काल के मानव भी प्रयोग करते थे। और इसके प्रमुख उपकरण उपकरण क्या थे, इनके प्रमुख औजार या हथियार क्या थे? हस्त कुठार। हस्त कुठार का मतलब होता है हाथ की कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी जो हम आज देखते हैं ना, वो उस तरह होते थे हस्त कुठार। विदर्णी है, फिर है सल्क, फलक, बेधनी, खुरचनी। सल्क जो होता था वो पत्थर का एक पतला रूप होता था, एक पतला पपड़ी की तरह होता था, जैसे हम आज ब्लेड का उपयोग करते हैं ना, पत्ती जिसे कहते हैं, तो उस तरह से आदि मानव भी उपयोग करते थे। वो पत्थर की जो पपड़ी होती थी, पतली सी पपड़ी परत होती थी, उसको उजाड़ कर उसका उपयोग चमड़ा काटने में या कई कार्यों में उसका उपयोग करते थे। फिर आता है फलक। बेधनी। बेधनी क्या होता था? छेदने का काम आता था, कभी हड्डियों को या कुछ छेद कर वो उसमें होल करते थे। फिर आता है खुरचुनी। खुरचुनी का मतलब वो खुरचते थे, मान लीजिए मांस को निकालना हो तो खुरुच खुरुच कर, या हड्डी को ही खुरचते थे, या कभी कभी पत्थर को ही खुरुच कर उसको निकुला बनाते थे। तो ये हो गया उनके प्रमुख उपकरण हो गए, उनके हथियार या औजार हो गए। फिर समूह में शिकार करते थे तथा मिल बांट कर खाते थे, यानी वो लोग एक लोग या दो लोग नहीं होते थे, वो समूह पूरे उन्हें 50, 100, 150 लोगों का एक समूह होता था, उसमें वो लोग मिलकर शिकार करते थे और मिल बांट कर उसको खाते थे। फिर अगर महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, इस समय जो महिला थी वो उनकी स्थिति अच्छी थी। अच्छी थी का मतलब उनको किसी मतलब ये नहीं माना जाता था कि तुम कमजोर हो, तुम घर पे रहो, ये करो, तो घर का सारा काम करो। वो महिला भी उस समय शिकार पे जाती थी, पुरुषों के साथ महिलाएं भी शिकार करती थी, तो इसलिए इसको कहा जाता है कि इसकी स्थिति अच्छी थी। इनका जो समाज था बैंड सोसाइटी था। क्या था? बैंड सोसाइटी। बैंड सोसाइटी में क्या होता है, इसमें 50 से 70 लोग मिलकर आपस में रहते हैं और मिल बांट कर जो भी अपना शिकार करते हैं उसको खाते हैं। और इस समय जब वो शिकार करते हैं तो उनमें कुछ नेता, जो एक आध लोग दो लोग नेता बन जाते थे, कि वो नेता बनकर क्या करते थे कि जो सामान है, जो शिकार है, उसको सब लोग आपस में बांट कर खाते थे, ताकि कोई कम ना पाए, कोई अधिक ना पाए। तो वो इस एक अल्पकाल के लिए वो नेता बन जाते थे। और जब वो शिकार वो खत्म हो जाता था, जब वो उनको दूसरे स्थान पर जाना होता था, तो नेता हट जाते थे, यानी वो नेता के पद से हट जाते थे, यानी अल्पकाल के लिए बस बनते थे। जब उन्हें शिकार को बांटना हो, शिकार को खाना हो, तब वो नेता बनते थे। इसको बैंड सोसाइटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैंड सोसाइटी। इसके प्रमुख स्थल क्या है, इसके स्थान कहाँ है, कहाँ कहाँ से हमें इसके साक्ष्य मिले हैं? तो यह महदहा, भीमबेटका। भीमबेटका ये है मध्य प्रदेश में। फिर है दिदवाना जो राजस्थान में है। बेलन घाटी, बेलन घाटी ये यूपी में है। सोहन घाटी ये आज के पंजाब के, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। फिर है नेवासा। नेवासा कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ही फलक। फलक एक हथियार होता था, ये पतला होता था, उसको भी काटने उठने के रूप में प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ से बहुत सारे फलक हथियार मिले हैं, तो इसलिए इसको फलक संस्कृति भी कहा जाता है। इस जो पूरा पाषाण काल है उसको फलक संस्कृति भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि नेवासा से, महाराष्ट्र के नेवासा नामक स्थान से बहुत सारे फलक औजार मिले, इसलिए उसको फलक संस्कृति भी कहा जाता है। ये हमने देख लिया पूरा पाषाण काल में एक ब्रीफ हमने देख लिया कि उसका उस काल के मानव कहते थे शिकारी थे, अस्थायी जीवन जीते थे, और वो अपना एक समूह में शिकार करते थे, शिकार को मिल बांट कर खाते थे। और उनके उपकरण क्या थे? हस्त कुठार, विदर्णी, सल्क, फलक, बेदनी, खुरचुनी आदि थे। और इस काल के जो मानव का समाज था वो बैंड सोसाइटी थे, यानी 50 से 70 लोग आपस में मिलकर मिल बांट कर खाते थे। और शिकार बांटने के समय एक नेता उभर कर आता था जो उसका प्रबंध करता था कि किसी को ज्यादा या कम ना मिले। तो वो इसका जो था वो अब के प्रमुख स्थल मैदान, भीमबेटका, दिदवाना, बेलन घाटी, सोहन घाटी, नेवासा, फलक, ये यहाँ से मिले। इसके प्रमुख स्थान। ये पूरा पाषाण काल हो गए हैं। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, इसका काल क्या है? 10,000 से 7,000 वर्ष पूर्व। ये हो गया मध्य पाषाण काल के। आगे देखते हैं। मानव शिकारी था और अस्थायी जीवन जीता था। इस काल का मानव भी शिकारी ही था, वो शिकार पर ही निर्भर था, लेकिन वो अस्थायी जीवन जीते तो थे, लेकिन वो ज्यादा टाइम तक, किसी जगह ज्यादा समय तक अस्थायी रहते थे, ज्यादा समय तक रहते थे। फिर ये जंगली उत्पादों को संग्रहित करते थे। इस समय भी वो जंगली उत्पादों का, फल फूल का
संग्रह करते थे। फिर इनके उपकरण पत्थर, हड्डी व लकड़ी इस समय भी बने होते थे। लेकिन इस समय इनके उपकरण जो औजार थे उनमें कुछ बदलाव आया, कुछ परिवर्तन हुए। इनके जो उपकरण है उनका आकार छोटा हो गया। क्या हो गया? छोटा। उनको 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक इनके औजार हो गए। और इस समय ही इसी क्रम में उन्होंने तीर और धनुष का भी आविष्कार कर लिया था। मध्य पाषाण काल में तीर और धनुष का आविष्कार हो गया था। और जंगली अनाजों का उपयोग प्रारंभ, यानी जंगली अनाज, इसमें कृषि तो प्रारंभ नहीं हुआ था, लेकिन उस समय जो जंगली अनाज थे उनका वो सेवन करते थे, उनको लाकर इकट्ठा करके उनका भोजन करते थे। और इस समय के सील व बट्टे का उपयोग भी, इस समय के लोग सील, जो आज हम सील लोढ़ा कहते हैं ना, सील और बट्टे का उपयोग भी इस समय के लोग करते थे। फिर आते हैं अंत तक पशुपालन, यानी मध्य पाषाण के अंत तक, लास्ट टाइम तक इसमें इस समय पशुपालन भी शुरू हो गया था, यानी लोग पशु को पालना शुरू कर दिए थे। अब देखिए पशु क्यों पाले, क्योंकि देखिए इस समय जो था हिमयुग की समाप्ति हो गई। हिमयुग क्या है? हिमयुग इस समय, जब हिमयुग था तो उस समय पूरे पृथ्वी पर बहुत सारे बर्फ जमे होते थे, और जब बर्फ जमे होते थे तो उस समय कोई घास, इतना ज्यादा घास भी नहीं होता था, और जो मानव थे, आदि मानव थे, वो गुफाओं में रहते थे, और जब हिम युग की समाप्ति हुई, जलवायु परिवर्तन हुआ, जो मौसम था वो थोड़ा सा शुष्क हुआ, गर्म हुआ, तो धीरे धीरे घासों का विकास हुआ। और जब घास का विकास हुआ तो लोग, जो जानवर थे, वो जंगल से घास की तरफ आए, घास जो मैदान तरफ है, मैदान की तरफ आए, और जब मैदान की तरफ आए तो मनुष्य भी मैदान की तरफ गए और शिकार करने के लिए। जब शिकार करने के लिए गए तो वहां अपना अस्थायी जीवन बनाने लगे, धीरे धीरे उन्होंने वो अपना अस्थायी जीवन बनाना शुरू कर दिया। और जब मैदानों पर घास उगे, उसी क्रम में कुछ अनाजों का भी उत्पत्ति हुई, तो लोग वहां से अनाज को खाना शुरू कर दिए। तो ये हो गया, अंत तक पशुपालन करना शुरू किया। फिर अब पके मांस का भोजन, इस समय जो था वो आग की खोज हो चुकी थी। क्या? आग की खोज हो चुकी थी, तो लोग पके मांस का भोजन करते थे। और इस समय गर्द चूल्हे का, यानी चूल्हा का भी साक्ष्य मिला, चूल्हे का भी लोग इस समय प्रयोग करते थे। समाधान पद्धति, कुछ समग्र समाधान पद्धति क्या होती थी? यानी दफनाना, मृतक व्यक्ति को दफनाना, जो हिंदू धर्म में जलाया जाता है, मुसलमान धर्म में दफनाया जाता है, लेकिन इस समय लोग इसको दफनाते ही थे, और इस समय दफनाया जाता था, तो समाधान पद्धति शुरू हो गई थी। और लोग कुछ सामग्री भी साथ में रखते थे, यानी जो व्यक्ति मर जाता था, जिसकी मृत्यु हो जाती थी, उसके साथ कुछ न कुछ खाने पीने का सामग्री भी रखते थे, ताकि उनकी ये मान्यता थी कि ये मरने के बाद भी इस वस्तु का उपयोग करेगा, ये जो भोजन है, जो पानी है, उनका भी ये सेवन करेगा। तो इसके लिए वो ये जो सामान था वो रखते थे। फिर है परिवार की अवधारणा, इस समय जो था वो परिवार की अवधारणा आ गई थी, यानी मध्य पाषाण काल में लोग परिवार अपना बनाना शुरू कर दिए थे। जो बूढ़े व्यक्ति थे, यानी जो उनके परिवार का सदस्य बूढ़ा हो गया था, उनको वो लोग घर पे रख देते थे कि घर पे रहो। और जैसे आज भी बूढ़े व्यक्ति घर पे रहते हैं, वो बच्चों की देखभाल करते हैं, जो नौजवान लोग, बड़े लोग हैं, वो ड्यूटी पर अपना काम करने चले जाते हैं, और घर का बूढ़ा और बच्चे जो उनकी देखभाल करता रहता है। उस समय भी जो बूढ़ा व्यक्ति होता था वो बच्चों की घर पे रहकर देखभाल करता था। वो शिकार पर नहीं जा सकता था, शिकार नहीं कर सकता था, इसलिए उसको घर रख देते थे, और घर पे वो बच्चों की देखभाल करता था। तो जब बच्चों की देखभाल करता था तो इससे महिलाओं को भी थोड़ा सा आराम मिला, थोड़ा सा उनको भी फुर्सत मिली, उनको भी टाइम मिला। और जब उनको टाइम मिला तो वो शिकार में सक्रिय रूप से भागीदार हो गए, सक्रिय रूप से भाग लेने लगी। तो ये हो गया, इस समय परिवार की अवधारणा आ गई। फिर है कला का विकास हुआ। देखिए जब व्यक्ति खाली होता है, जब उसके पास टाइम होता है, तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ के जो बूढ़े व्यक्ति थे वो परिवार में रहते थे, घर पे रहते थे, वो बच्चों को खिलाते थे, लेकिन जब उनको टाइम मिलता था तो घर पे बैठे बैठे कहीं ना धीरे धीरे, जैसे जमीन पे हम लोग ही बैठते हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ लिखने लगते हैं, कुछ बनाने लगते हैं। तो उसी क्रम में मनुष्य ने कला का आविष्कार कर लिया। धीरे धीरे बैठकर जो खाली समय होता था उसमें वो कुछ ना कुछ कला बनाते थे, और जब कला बनाते थे तो उस समय उनका टाइम भी पास हो जाता था, और वहां से धीरे धीरे उन्होंने कला का विकास कर लिया। कला का विकास, यहाँ आप भीमबेटका की गुफा में जाएंगे तो वहां पे मध्य पाषाण काल के कई सारे चित्र मिल जाएंगे। तो इस समय
कला का विकास हो गया था, आभूषण प्रारंभ हो गए थे, स्त्रियां आभूषण पहनने लगती थी, जानवरों के सींग के, उसके हड्डियों के, कई सारे पत्थरों के, जो सुंदर पत्थर देखते थे उनके वो औजार बना बनाकर माला पहनती थी इस समय आभूषण बनाकर। फिर है प्रमुख स्थान, इसके प्रमुख स्थल क्या है, स्थान क्या है, जैसे भीमबेटका, सुहागी घाटी यूपी में है, चौपाड़ी मांडो बागोर राजस्थान में है, आदमगढ़ एमपी, ये सब इसके स्थान है। यहाँ से मध्य पाषाण के कुछ न कुछ कोई न कोई वस्तु मिले हैं, यहाँ से पता चला कि मध्य पाषाण का युग था। तो ये समझ गए ना आप कि मध्य पाषाण के लोग भी अस्थायी जीवन जीते थे, अस्थायी, अस्थायी नहीं अस्थायी, लेकिन अस्थायी तो था लेकिन वो ज्यादा समय तक रुकते थे। पाषाण, पूरा पाषाण काल की तुलना में वो कहीं भी अधिक समय तक रुकते थे। तो ये हो गया। फिर इस समय के भी लोग, मनुष्य जो था संग्रह करना था, इस समय तक आग की खोज हो गई तो मनुष्य पका हुआ मांस खाता था, पके हुए मांस को खाता था। फिर इस समय जो उपकरण का आकार छोटा हुआ तो इसी क्रम में तीर और कमान की आविष्कार हो गया। इस समय सिल और बट्टे की आविष्कार हो गया। गर्त चूल्हे का पका हुआ मांस, समाधान पद्धति, यानी मृतक व्यक्ति को दफनाया भी जाता था। तो ये हो गया हमारा मध्य पाषाण काल। अब हम देखते हैं नवपाषाण काल को। का समय क्या था, 7000 ईसा पूर्व, यानी 7000 ईसा पूर्व में नवपाषाण काल की शुरुआत हुई है। अब देखिए नवपाषाण काल में बहुत सारे परिवर्तन हो गए, मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल से बहुत सारे परिवर्तन हो गए। इसमें जो मनुष्य था वो अस्थायी जीवन जीने लगे और मनुष्य कृषि प्रारंभ कर दिया, पशुपालन प्रारंभ कर दिया, ये सारे बदलाव आए। देखते हैं खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन गया। यानी पहले हमने मध्य पाषाण काल और पूर्व पाषाण काल में क्या देखा कि मनुष्य जो था वो खाद्य संग्राहक था, खाद्य जो भी खाद्य पदार्थ थे उसको इकट्ठा करता था। लेकिन इस काल में मनुष्य खाद्य उत्पादक बन गया, वो फसल को खुद ही बोता था और उससे जो प्राप्त अनाज होते थे उसको खाता था। नियमित कृषि पशुपालन प्रारंभ हो गया। इस समय जो कृषि था वो नियमित प्रारंभ हो गए, पशुपालन था, लोग पशुपालन बड़ी मात्रा में करना प्रारंभ कर दिए। फिर है अनाजों को रखने के लिए मृदभांड व धान्य कोठार का प्रयोग। ये लोग खाने के अलावा जो अनाज होता था उसको बचा कर रखते भी थे ताकि वो अगले सीजन में, अगले मौसम में वो उनको बीज के रूप में प्रयोग कर सके। और इस समय मृदभांड का मतलब होता है घड़ा, जिसको हम हाड़ी कहते हैं, ठीक। धान्य कोठार मतलब जहां से धान रखा जाता है उसको धान्य कोठार कहा जाता है। तो इसका प्रयोग लोगों ने प्रारंभ कर दिया। फिर आता है उपकरणों को तोड़ने के बजाय घिसकर उपकरण बनाए जाते थे। यानी मध्य पाषाण काल और पूर्व पाषाण काल में लोग उपकरण को, पत्थर को तोड़ तोड़ कर बनाते थे, लेकिन इस समय लोग घिस के जो सारे उपकरण होते थे उनको बनाते थे। उससे क्या होता था, जो उपकरण है वो अधिक नुकीले होते थे, तेज धार वाले जो उपकरण होते थे, और इसके उपकरण को लकड़ी व हड्डी में लगाकर इसका उपयोग करते थे। फिर अस्थायी जीवन जीने लगे, बस्ती बनाकर रहते थे, मकान लकड़ी के सरकंडे हुए मिट्टी के लेप लगाकर बनाए जाते थे। इस समय मनुष्य पूरी तरह से अस्थायी जीवन जीने लगा। वो कई सारे लोग मिलकर एक बस्ती का निर्माण करते थे, उसमें वो घर बनाकर अपना रहते थे। जो मकान होते थे उस समय कच्चे ही मकान होते थे, लोग लकड़ी के सरकंडे का प्रयोग करते थे और उसमें दोनों किनारे से मिट्टी का लेप लगा देते थे जिससे वो मकान सुरक्षित रहे, उसमें वे लोग रहते थे। फिर इस समय सामुदायिकता की भावना, धर्म का विकास, गुफा चित्रकला का प्रारंभ। सामुदायिकता का मतलब लोग आपस में मिलकर रहने लगे, लोग एकजुट होकर रहते थे। और इस समय धीरे धीरे धर्म का भी प्रारंभ हो गया, लोग गाना बजाना करना शुरू कर दिए थे और धीरे धीरे धर्म की तरफ बढ़ते गए। फिर आता है गुफा चित्रकला का प्रारंभ। गुफा चित्रकला का मतलब लोग गुफाओं में चित्र बनाते थे, जैसे भीमबेटका के है, अजंता की गुफा है। तो इस समय वो लोग धीरे धीरे गुफाओं में चित्र बनाना प्रारंभ कर दिए और उसमें वे प्राकृतिक रंगों का भी प्रयोग करते थे। तो ये हो गया। फिर है समाधान पद्धति। समाधान पद्धति क्या होती थी कि मृतक जो व्यक्ति मर जाता था, जिसकी मृत्यु हो जाती थी, उसके लोग दफना देते थे और उसके साथ कुछ जरूरत की सामान रख देते थे, जैसे अनाज हो गया, आभूषण रख देते थे, पानी रख देते थे, मृदभांड रख देते थे, ये सारे सामान उसके साथ रख देते थे। इससे उनको ये लगता था कि व्यक्ति मरने के बाद भी इन वस्तुओं का उपयोग करेगा, इनका उपयोग करेगा। फिर मेहरगढ़ तथा कोल्डियमा प्राचीन कृषि के साक्ष्य है। मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में है, वो वहां से प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं।
जो चावल की खेती हुई है मेहरगढ़ यानी कृषि के जो शुरुआत हुई है वो मेहरगढ़ से ही प्रारंभ हुई है। और कोल्डियावा से, कोल्डियावा यूपी में है, यहाँ से सबसे पुराने चावल की साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर सबसे पहला पालतू जानवर कुत्ता को बनाया गया, यानी सबसे पहले वो लोग कुत्ते को पाले, फिर उसके बाद भेड़ बकरी कई सारे जानवर को पालना प्रारंभ कर दिए। उनसे वो मांस की भी प्राप्ति करते थे और दूध का भी प्राप्ति करते थे। तो ये हो गया ये। फिर इसके प्रमुख स्थल क्या है? मेहरगढ़, कोल्डियावा, चौपाड़ी, मांडू, चिरान आदि इसके प्रमुख स्थल है। ये हो गया हमारा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में लोग अस्थायी जीवन जीने लगे, यानी पूरी तरह से वे अस्थायी जीवन, और वे पशुपालन का प्रयोग करने लगे, कृषि का प्रयोग करने लगे। उस समय धीरे धीरे धर्म का विकास प्रारंभ हो गया, लोग समुदाय में रहते थे, अपना मकान खुद का बनाने लगे, पशु पालते थे। तो ये धीरे धीरे उनका जो समाज था वो परिवर्तन हो गया, एक तरह से पूरी तरह से बदल गया। ये कब हुआ? ये हो गया नवपाषाण काल में ये सारी प्रक्रिया होनी। इसी तरह के और वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठाएं, इस जानकारी को प्राप्त करें और इनसे आने वाली परीक्षा में अपना इसका उपयोग करें। इसी तरह से देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।